हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सबको पता है, अभी पिछली क्लासों में हमने हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक तैयार किया है और उसमें जो भी क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं एनसीईआरटी के किताब में से, वो मैं वन लाइनर के माध्यम से एक क्लास में मैं करवा दूंगी। जो भी कुछ बचे हैं, वैसे तो नहीं बचे, पर फिर भी मेरे को लगता है एक बार मैं रीड करके और मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगी उसमें। और आज मैं लेके आई हूँ दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है राजा राजा, किसान और नगर। पीजीटी ईएमआरएस ईएमआरएस। तो राजा, किसान और नगर, ये हमारा चैप्टर रहेगा। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इसको अपन एमसीक्यू के माध्यम से पूरा विस्तृत विवरण के साथ में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा नंबर फर्स्ट। इसमें ओलिगार्की शासन का अर्थ क्या होता है? तो इसमें ओलिगार्की शासन का हमें अर्थ बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अर्थ सही है? तो इसमें हमें सत्य कथन बताना है। कौन सा बताना है? सत्य कथन बताना है। पहला है जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में हो। जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में हो। दूसरा है जहां सत्ता कबीले के सरदार के हाथ में हो। तीसरा है इसमें जहां सत्ता राजा के हाथ में हो। चौथा है मतदाताओं के मतों से सत्ता का फैसला हो। तो इसमें राइट आंसर क्या है बताइए? इसमें राइट आंसर क्या है अपना? और सब एनसीईआरटी किताब पढ़ के आए फिर आंसर दे। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों पहला, जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में हो उसे हम ओलिगार्की शासन कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें विश्लेषण का है कुछ नहीं है, बस यही है। ओलिगार्की शासन का अर्थ बताना है कि जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाजनपद। महाजनपद के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। महाजनपद के बारे में सत्य कथन हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। प्रत्येक महाजनपद की क्या होती थी? एक राजधानी होती थी, जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। उनकी सुरक्षा के लिए उसमें किले से घेरा जाता था। दूसरा इसमें शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर और भेंट वसूलना माना जाता था। शासक किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से क्या करते थे? भेंट वसूलते थे। तीसरा है पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर इकट्ठा करना। कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया। तो इसमें सही आंसर क्या है बताइए दोस्तों? इसमें जी हाँ, इसमें सही आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि महाजनपद काल ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम पे 16 महाजनपद थे और इसमें प्रत्येक राजधानी मतलब प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसकी सुरक्षा के लिए किले से घेरा जाता था। दूसरा वहां पे राजा होते थे। तो राजा क्या काम करते थे? किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर वसूलते थे, भेंट वसूलते थे। और तीसरा माध्यम था उनका पैसा इकट्ठा करने का, वो पड़ोसी राज्यों पे आक्रमण करते थे और धन इकट्ठा करके कुछ राज्यों ने तो अपनी स्थायी सेना बना ली और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया। तो इसमें सारे ऑप्शन सही है। जैसे कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी
महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस कारण आरंभिक राज्यों और नगरों का विकास, इस कारण आरंभिक राज्यों और नगरों का विकास, राज्यों और नगरों का विकास लोहे के बढ़ते प्रयोग, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के प्रयोग, सिक्कों का प्रचलन, सिक्कों का प्रचलन है। लोहे के हाल का प्रयोग, लोहे के हल का प्रयोग, हल का लोहे के हल का प्रयोग हुआ और कठोर जमीन, कठोर जमीन को जोतना आसान हुआ। आसान हुआ। इस काल में धान की रोपाई हुई, इस काल में धान की इस काल में धान की रोपण शुरू हुआ, फसलों की उपज बढ़ी, फसलों की उपज बढ़ी। जैसे कि हम इसको वापस से एक बार रिवाइज करते हैं कि महाजनपद काल के बारे में हमें सत्य कथन बताना है कि प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी और प्राय इसे किले से घेरा जाता था। दूसरा है कि शासक का काम क्या होता था, शासक का काम होता था किसानों, व्यापारियों, शिल्पियों से कर और भेंट वसूलना था। और इनका एक और था पैसा कमाने का जरिया पड़ोसी राज्य पे आक्रमण करके और धन इकट्ठा करना। फिर ये स्थायी सेना बनाते थे, नौकरशाही तंत्र तैयार किया इन्होंने और इसलिए ये इसमें चारों ऑप्शन सही है। सॉरी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस आरंभिक राज्यों और नगरों का विकास हुआ, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन, लोहे के हल का प्रयोग हुआ, कठोर जमीन का जोतना आसान हुआ। इस काल में धान का रोपण शुरू हुआ और फसलों की उपज बढ़ी। इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसमें है गण और संघ के बारे में बताया गया है। तो गण और संघ के बारे में हमें बताना है कि गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था और संघ शब्द का प्रयोग किसी संगठन और सभा के लिए किया जाता था। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है? एक कथन सत्य है, दो कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन असत्य हैं? तो आप बताइए इसमें कौन सा कथन सही है?
जी हाँ, इसमें ये भी गलत है, दोनों भी गलत नहीं हो सकते, दोनों ही इसमें सही है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था और संघ शब्द का प्रयोग संगठन और सभा के लिए किया जाता था। जैसा कि सबको पता है कि गण या संघ में कई शासक होते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। एक साथ शासन करते थे। सभाओं में वाद विवाद के जरिए निर्णय लिए जाते थे। सभाओं में वाद विवाद से निर्णय लिए जाते थे। और गणों की सभाओं में गणों की सभाओं में स्त्रियों, दासों तथा कंपकारों की भागीदारी नहीं थी। भागीदारी नहीं थी, इसीलिए इन्हें लोकतंत्र नहीं कहा जाता। क्या नहीं कहा जाता? लोकतंत्र नहीं कहा जाता। एक और चीज है कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों इन्हीं गणों से संबंधित थे। दोनों इन्हीं गणों से संबंधित थे। एक बार हम वापस से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गण संघ का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए करते थे। संघ शब्द का प्रयोग किसी संगठन या सभा के लिए किया जाता था। इसमें सत्य दोनों ही सत्य कथन है। गण संघ कई शासक होते थे, इसमें कई शासक होते थे, एक शासक नहीं होता था। और कभी कभी तो एक साथ शासन करते थे। ये लोग कभी कभी एक साथ शासन करते थे। सभाओं में वाद विवाद से निर्णय लिए जाते थे और गणों की सभाओं में स्त्रियों, दासों तथा कंपकारों के भागीदारी नहीं थी, इसीलिए इसे लोकतंत्र नहीं कहा जाता। और इन्हीं गणों से संबंधित थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा और इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ। तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब और कहां हुआ था? तो मौर्य सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य। पहला ऑप्शन है 336 ईसा पूर्व तोसली में हुआ था, 340 ईसा पूर्व में पटना में हुआ था, 345 ईसा पूर्व कौशल में हुआ था। फोर्थ ऑप्शन है 330 ईसा पूर्व में मगध में हुआ था। तो आप बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा? जी हाँ दोस्तों, इसमें सही आंसर है 340 ईसा पूर्व में पटना में
हुआ था। ये तीनों ऑप्शन इसके गलत है। मगध के विकास के साथ साथ, जैसे अभी हमने मगध साम्राज्य के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में की थी। और ये मौर्य साम्राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला। था। और मौर्य साम्राज्य के और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का तो नाम पता ही होगा, उनको चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इस प्रकार हम चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ पे हुआ? 340 ईसा पूर्व में पटना में, बिहार में, आधुनिक बिहार में हुआ। मगध के विकास के साथ साथ ही मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 में की थी और ये पश्चिम में अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है? चाणक्य। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैगस्थनीज के बारे में जानकारी के स्रोत, मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत। इस प्रकार अभी हम मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के बारे में पढ़े थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि ये इतिहास हम मतलब लिखते हैं, इतिहास हम पढ़ते हैं, उनका कुछ ना कुछ सोर्स होता है, साहित्यिक सोर्स होता है, पुरातात्विक सोर्स होता है और कहानियों से हमें मतलब पता चलता है। तो हमें सोर्स कौन कौन से मतलब सोर्स मिले हुए हैं, उन सोर्सों की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो कौन कौन से सोर्स हैं, इसमें हमें सत्य कथन बताइए आप कौन कौन से हैं मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत। तो मैगस्थनीज की इंडिका है, अर्थशास्त्र है, जैन बौद्ध पौराणिक ग्रंथ है, अशोक के स्तंभ है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही रहेगा? तो आप बताइए। जी हाँ दोस्तों, मैं बताती हूँ, इसमें ये पहला भी गलत है, ए भी गलत है, 1 2 नहीं है, क्योंकि इसमें अशोक के स्तंभ भी आते हैं और ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें राइट आंसर है 1 2 3 4, चारों ही इसमें राइट आंसर है। जैसे इस प्रश्न का हम विश्लेषण करेंगे अच्छे से कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के और स्रोत में अच्छे से मैं बताऊंगी कि इसमें ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से स्रोत आते हैं, जैन साहित्य में कौन कौन से आते हैं, बौद्ध साहित्य में कौन कौन से आते हैं और अभिलेखों में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य में है
सबसे पहला इसमें अर्थशास्त्र जो यहाँ पे दे रखा है, अर्थशास्त्र है, जो सबको पता है कि इसकी रचना चाणक्य ने की थी। चाणक्य, कौटिल्य, कुछ भी बोल लो आप। फिर है दूसरा वृहत कथा मंजरी, वृहत कथा मंजरी, इसके लेखक है अपने क्षेमेंद्र। दूसरे हैं इसमें मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, इसके लेखक है विशाख दत्त, विशाख दत्त। एक है कथा सरित सागर, कथा सरित इसके लेखक है सोमदेव। ये हमारे ब्राह्मण साहित्य से के बुक्स है, ब्राह्मण साहित्य की, जिसमें पहली है अर्थशास्त्र, इसके कौटिल्य है। दूसरी वृहत कथा मंजरी है, इसके लेखक क्षेमेंद्र है। तीसरी मुद्रा राक्षस है, इसके विशाख दत्त है। चौथी ये कथा सरित सागर है, सोमदेव है। फिर है जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथों पे भी हम चर्चा करते हैं। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथों में सबसे पहले कल्प सूत्र का आता है। कल्प बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लेखक है भद्र बाहु। दूसरा है इसमें परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, इसके लेखक है हेमचंद्र, हेमचंद्र इसके लेखक है। तीसरा है भद्रबाहु चरित्र, ये एनसीईआरटी में दी गई पुस्तकें हैं। भद्रबाहु चरित्र ये रत्न नंदी की है, रत्न नंदी। और है बौद्ध ग्रंथ, जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य की बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हमें दिव्य अवदान है, दिव्य महावंश है, दीप वंश है, और अभिलेखों में हमें जूनागढ़ का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। सोच रहे होंगे ये अभिलेख किसका है, ये है रुद्रदामन का, रुद्रदामन का अभिलेख है। एक बार हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मेगास्थनीज की इंडिका है, अर्थशास्त्र है, जैन बौद्ध पौराणिक ग्रंथों को अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया है हमने। अशोक के भी स्तंभ खूब सारे मिले हुए हैं हमें, और इसमें ब्राह्मण साहित्य के भी हमें स्रोत पढ़े हैं, जैसे अर्थशास्त्र कौटिल्य है, व्रत कथा मंजरी क्षेमेंद्र है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त है, कथा सरित सागर सोमदेव की है। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र भद्रबाहु की है, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र की है, भद्रबाहु चरित्र किसकी है, रत्ननंदी की है। बौद्ध ग्रंथों में हम दिव्य अवदान है, महावंश है, दीपवंश है, और जूनागढ़ का अभिलेख जो कि किसका है, रुद्रदामन का है। इनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, इसमें हमें करना है सुमेलित करना है। ये राजधानी है और राजधानी हमें बतानी है, इसको मैच करना है, तो मैच करने की कोशिश करें इसमें हम। तो
इधर तो राज्य है और इधर राजधानी है, राजधानी। जैसा कि सबसे पहले सी में है, उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला है, कलिंग की राजधानी तोसिली है, अवंती की राजधानी उज्जैनी है, दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी है। तो एक बार और देख लीजिए, इसमें उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला है, तो इसमें एक का सी आ जाएगा। दूसरा है इसमें डी का, अवंती की राजधानी उज्जैनी है। तीसरा इसमें सी, तीसरा सी के साथ जा रहा है, इसमें ये गलत है क्या? पहला एक है, एक के साथ सी है, सही है। दूसरा बी है, बी के साथ डी है, सही है। तीसरा सी है, सी के साथ ए है, इसमें ए आएगा। टाइपराइटर ने थोड़ा गलत कर दिया। और चौथा है स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी में ए है। एक मिनट, इसमें मैच नहीं हो रहा तो इसको अपन काटते हैं। दूसरा इसमें बी के ए के साथ में सी है, तो ये वैसे ही गलत हो जाता है। तीसरा देखते हैं, इसमें ए के साथ में सी, ए के साथ में सी है, सही है। बी के साथ में सी आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाता है यहाँ पे। हाँ, तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं अपन, ए के साथ में सी है, सही है। बी के साथ में डी है, बिल्कुल सही है यहाँ तक। तीसरा है तोसली के साथ में ए आएगा, तो ये भी गलत हो रहा है इसके अंदर। चौथा है इसमें स्वर्णगिरी में बी आएगा, तो ये टाइपराइटर ने इसे गलत ही कर दिया। आप अलग से ही लिख लीजिए। इसमें ए के साथ में जाएगा सी और बी के साथ में जाएगा डी, दो के साथ में डी है। तीन तोसली की राजधानी है कलिंग, तो ए। और चार स्वर्णगिरी की दक्षिणापथ की राजधानी क्या है? स्वर्णगिरी, तो इसमें बी। तो ये वाला आंसर इसमें राइट मानना। इसमें गलत मतलब लिख रखे हैं कोडिंग। तो ए में सी है, बी में डी है और सी में ए है और चार में बी है। एक बार और बता देती हूँ अच्छे से। तक्षशिला की राजधानी, उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला है, अवंती की राजधानी उज्जैनी है और कलिंग की राजधानी तोसिली है, दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी है। एक बार मैं इसको और डिस्क्राइब कर देती हूँ। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जिसमें से राजधानी, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और 4 प्रांतीय राज्य थे, 4 प्रांतीय राज्य थे। इन सबका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में, इन सबका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में पश्चिम में पाकिस्तान से आंध्र प्रदेश,
उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए। थे। तक्षशिला और उज्जैनी, यहां ऊपर लिख देती हूं, तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी पर लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण केंद्र थे। और स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी से मैं सोने के खाने, स्वर्णगिरी गिरी से सोने की खाने मिली। एक बार हम क्वेश्चन को वापस से देखेंगे। ठीक है, हमें सुमेलित करना है, इस पे ध्यान मत देना, ये वाला गलत है पूरा ही। इसमें सबसे पहले है कि उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला है और अवंती की राजधानी उज्जैनी है, कलिंग की राजधानी तोसली है, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी है, जहां से सोने के खाने यहाँ से हमें मिली हुई है। तो पहला का सही सी है, बी का डी और सी का ए और फोर्थ का बी। दूसरा इसमें यह है कि मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र मिले हुए हैं। मौर्य साम्राज्य में क्या मिले हुए हैं हमें? 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जिसकी राजधानी तो पाटलिपुत्र थी और 4 प्रांतीय राज्य थे। इन सबका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में पश्चिमी पाकिस्तान से और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। और तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। स्वर्णगिरी से हमें सोने के खाने मिली है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच। इसमें मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। क्लास देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।